गुड इवनिंग, बैठिए। वहां पर भी आप लोगों को गुड इवनिंग जो उस सेंटर पर हैं। इन दिनों करीबन सभी ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे आप बैंकिंग की परीक्षा दें, एसएससी की परीक्षा दें, रेलवे की परीक्षा दें, कमीशन की परीक्षा दें, कोई भी आप एग्जामिनेशन दीजिए। यहां तक कि अब स्कूल में एडमिशन के लिए टेस्ट होता है, उसमें भी देखा जाता है रीजनिंग से क्वेश्चन होगा। रीजनिंग अगर कोई सब्जेक्ट रहता तो आप स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर कहीं ना कहीं उसे पढ़े होते। जैसे आपका हिस्ट्री है, फिजिक्स है, विषय है, तो आप कहीं ना कहीं उसे पढ़ते हैं। यह एक प्रोसेस है, एक तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि हम एक रीडिंग दें, समझते चलें और एक अटेम्प्ट में क्वेश्चन सॉल्व करें। कम से कम समय, कम से कम मेहनत, लेकिन आउटपुट मैक्सिमम हो, अधिक से अधिक आउटपुट के रूप में हो जाए। यह आपका रीजनिंग रहेगा। तो यह आपका एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्वेश्चन दो तरीके का दिखाई देगा, एक भाषा पर आधारित और एक चित्र पर आधारित। ऐसा क्वेश्चन जिसे हम वर्बली आपको बोलकर बतला सकते हैं, समझा सकते हैं, वो वर्बल रीजनिंग के तहत जाएगा। कि एक व्यक्ति अपने घर से पूरब दिशा में 5 किलोमीटर गया, दाहिने मुड़ा 3 किलोमीटर गया, बायां मुड़ा 4 किलोमीटर गया, तो वह व्यक्ति अपने घर से किस दिशा में कितनी दूरी पर है, इस क्वेश्चन को बोलकर समझा सकते हैं। ये भाषा आधारित प्रश्न है, ये वर्बल रीजनिंग के तहत जाएगा। कहा गया कि एक पुरुष का परिचय देते हुए महिला ने कहा कि इसके पिता के पिता मेरी मां के पति हैं। तो महिला की मां उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, इस क्वेश्चन को हम बोलकर आपको बतला सकते हैं, समझा सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका वर्बल रीजनिंग के तहत जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन जिसे बोल करके हम समझा सकते हैं, जो लैंग्वेज बेस्ड होता है, भाषा आधारित होता है, वो आपका वर्बल रीजनिंग के तहत जाएगा। लेकिन कुछ इस तरह के प्रश्न होते हैं जिन्हें बिना चित्र बनाए हम नहीं बतला सकते हैं। चित्र बनाएंगे तभी बतला सकते हैं। एक फिगर है, इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं, ऐसे करके जब तक चित्र आपको बनाकर नहीं दिया जाएगा आप नहीं बतला सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन जो फिगर बेस्ड होता है, चित्र पर आधारित होगा, वह आपका नॉन वर्बल सेक्शन, नॉन वर्बल रीजनिंग के तहत जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका नॉन वर्बल है, जो चित्र पर आधारित है। तो भाषा आधारित, लैंग्वेज बेस्ड वर्बल रीजनिंग, फिगर बेस्ड आपका नॉन वर्बल रीजनिंग कहलाएगा। इन दिनों मैक्सिमम एग्जामिनेशन में वर्बल रीजनिंग का क्वेश्चन मिलेगा। नॉन वर्बल एकदम लिमिटेड हो गया। एसएससी की परीक्षा में आपको 2, 4, 5 मिलेगा, रेलवे के साइको टेस्ट में दिखाई देगा, बैंकिंग में तो पूरी तरह से गायब। जॉब का नेचर जैसा रहता है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन उस हिसाब से पूछा जाता है। आप उस जॉब के लिए सूटेबल हैं कि नहीं, उस लायक हैं कि नहीं, वही तो टेस्ट लिया जाता है। आपका एटीट्यूड, आपका एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है वहां पर। इसलिए जैसे जैसे जॉब का नेचर चेंज होगा ना, एग्जामिनेशन का पैटर्न बदल जाएगा। जब कंप्यूटर नहीं लगा हुआ था बैंक में, 1996-97 की बात, उस समय 50 क्वेश्चन रीजनिंग में आता था। बैंक क्लर्क की परीक्षा में 50 का 50 फिगर बेस्ड, नॉन वर्बल, एक भी भाषा आधारित नहीं रहता था। क्योंकि उस समय जॉब का नेचर ही था क्लर्क का मोटे मोटे लेजर्स में काम करना बारीकी से।
उस समय मैथ्स में भी उस एग्जामिनेशन में सिर्फ आपका जोड़ घटाव गुना भाग परसेंटेज, इतना ही टॉपिक से क्वेश्चन आता था, क्योंकि जॉब का नेचर ही उसी ढंग का था। जब कंप्यूटर लगना शुरू हुआ, जॉब का नेचर चेंज हुआ, एग्जामिनेशन का पैटर्न बदल गया। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन पहले आया वर्बल रीजनिंग, 35 नॉन वर्बल। थोड़ा पैटर्न और बदला, 25 वर्बल 25 नॉन वर्बल, यानी कंप्यूटर और लग गया और चेंज हो गया। और ज्यादा कंप्यूटर जब लग गया सभी बैंक में, तो देखा गया 40 वर्बल मात्र 10 नॉन वर्बल। और जब टेस्ट ही ऑनलाइन होना शुरू हो गया, परीक्षा ही आपका कंप्यूटर बेस्ड हो गया 2011 से, तो देखा गया पूरी तरह से नॉन वर्बल गायब, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका वर्बल रीजनिंग। तो जैसे जैसे जॉब का नेचर बदलता है, एग्जामिनेशन का पैटर्न बदल जाता है। इसलिए नॉन वर्बल देखा जा रहा है इन दिनों एकदम गिनती में, बहुत कम जगह है कि आप 2 3 4 5 क्वेश्चन दिखेगा, नहीं तो बाकी जगह गायब पूरी तरह से। ये जो आपका ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है ना, ये एकदम T20 मैच की तरह है। 2 घंटे का खेल है एग्जामिनेशन में, 120 मिनट का, और आपके मैच में भी तो 120 बॉल खेलना है। उस 120 बॉल में जितना ज्यादा आप हिट कीजिएगा, जितना बड़ा स्कोर खड़ा कीजिएगा, उतना जीत सुनिश्चित करते हैं। ठीक वैसे ही एग्जामिनेशन में तो है कि कितना आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर करते हैं कि आप अपने आप को रेस में रखते हैं। एकदम ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन जो है पूरी तरह से T20 मैच की तरह। अगर एक बार गड़बड़ कर दिया तो आप दावेदार थे कि हम रहेंगे इस बार के IPL के, हम विनर होंगे, लेकिन आप शुरू में 2 3 4 मैचेस में गड़बड़ कर दिए तो आप बॉटम में चले गए एकदम। जबकि टीम आपकी बड़ी अच्छी थी, बैट्समैन एक से एक था उस टीम में, लेकिन पहुंच गए RCB नीचे। तो सोचिए ना, बस थोड़ा सा, अगर आप थोड़ा सा भी एक गड़बड़ हुआ तो आप रेस के बाहर। इसलिए वहां पर जो 2 घंटे का वहां पर एग्जामिनेशन में होता है ना, वो एकदम कमांड में रहे, वो एकदम कमांड में रहे। इन दिनों रिजल्ट लाने के लिए 3 चीज जरूरत है। वो तीनों चीज अगर हम अपने पक्ष में कर लें तो रिजल्ट लाना बड़ा आसान होगा। फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो है वह है नॉलेज, वह है जानकारी। पहला रिक्वायरमेंट है नॉलेज। आप पहले से भी कुछ जानते हैं, और हम लोग जब साथ साथ पढ़ाई करेंगे तो उस दौरान बहुत सारी जानकारी और हासिल करेंगे। हर एक चीज को एकदम बेसिक से चलेंगे, 0 लेवल से लेकर के। आप लोगों ने इच्छा जाहिर की पढ़ने की, बहुत अच्छी बात। रास्ता हम दिखलाएंगे, रास्ते पर दौड़ना आपका काम। रास्ता हम दिखलाएंगे, रास्ते पर दौड़ना होगा, चलना भी नहीं, दौड़ना आपका काम होगा। पेरेंट्स, गार्जियन बहुत विश्वास के साथ भेजते हैं पढ़ने। हर एक पेरेंट उनके पास जितना रहता नहीं है उससे ज्यादा करके अपने बच्चों को पढ़ाने के पीछे रहते हैं। उनके विश्वास को और मजबूत कीजिए, जितना जल्दी हो सकता है रिजल्ट लाने का प्रयास कीजिए। जब परीक्षा होती है तो किन्हीं न किन्हीं का रिजल्ट तो आता है, आपका क्यों नहीं आएगा? जरूर आएगा। केवल एक बात यही ध्यान रखिए, हम रास्ता दिखलाएंगे, रास्ते पर दौड़ना आपका काम है। जब कोई टीचर कुछ बतलाता है किसी को तो पूरे क्लास को एक ही चीज बतलाया जाता है, लेकिन आप देखते होंगे कि जब रिजल्ट आने लगता है तो कुछ मित्र का 4 महीने के अंदर रिजल्ट आया, कुछ का 1 साल लग गया, कुछ का 2 साल लग गया। कारण ढूंढिए। जो साथ साथ दौड़ेगा 4-5 महीने के अंदर रिजल्ट लाता है। थोड़ा इत्मीनान होते हैं, अच्छा ठीक है बाद में करेंगे प्रैक्टिस, बीच में कुछ क्लासेस छूट भी गया, सोशल एक्टिविटीज में ज्यादा बिजी, थोड़ा समय ज्यादा लग गया। इसलिए अपना कैरियर, अपना फ्यूचर आपके हाथ। हम तो रास्ता बतलाएंगे, रास्ते पर दौड़ना होगा। तो आप 4-5 महीने के अंदर आप भी रिजल्ट लेकर के आ जाइएगा आराम से। अगर आप एलिजिबल हैं, जैसे ग्रेजुएशन कर लिया
एज भी आपका फुलफिल हो रहा है और आपकी वैकेंसी आ गई, आपका पोस्ट आया, आपको तो एक पोस्ट से मतलब है, वो पोस्ट हासिल कर लीजिएगा। साथ साथ दौड़ना पड़ेगा, बस वो ध्यान रखना है। हम लोग 0 लेवल से शुरू करेंगे एकदम। जब हर एक चैप्टर पढ़ेंगे तो एकदम शून्य से, 0 से शुरू करेंगे। वो किसी भी ग्रुप का परीक्षार्थी हो, चाहे बैंक क्लर्क का हो, चाहे बैंक पीओ का हो, चाहे वो CSAT का परीक्षार्थी हो, यहां तक कि कैट का भी परीक्षार्थी क्यों ना रहे, बेसिक तो उसको भी जानना है। चैप्टर्स वही है, ध्यान रखिएगा, चैप्टर वही है जिससे क्वेश्चन SSC रेलवे में भी आता है और उसी चैप्टर से कैट की परीक्षा में भी आता है। केवल क्वेश्चन का लेवल बदला हुआ होता है, स्टैंडर्ड बदला हुआ होता है, चैप्टर तो वही है। तो बेसिक तो आपको जानना ही पड़ेगा। वो तो 0 से लेकर के 20% तक का जो पोर्शन है वह एकदम बेसिक है, जो हर एक आदमी को जानना है, हर एक को सीखना है वो। इसके बाद जब हम इसके ऊपर वाले लेवल पर और चलेंगे, 20 से 40% की हम बात करेंगे। और ऊपर के लेवल पर जब आते हैं 20 से 40%, तो क्या होगा उस चैप्टर, जैसे हर एक चैप्टर जब पढ़ेंगे ना, तो 0 से 20 बेसिक, फिर उसके बाद 20 से जब ऊपर बढ़िएगा तो थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन में आएगा जो परीक्षा के हिसाब से आ जाता है। तो सबसे पहले बैंक क्लर्क की बात करेंगे, SSC में +2 लेवल की बात करेंगे, रेलवे की बात करेंगे, तो उन सब का क्वेश्चन आपका आ जाएगा। रेलवे की परीक्षा हो, SSC +2 लेवल की परीक्षा हो, बैंक क्लर्क की परीक्षा हो, उसी चैप्टर में लेवल थोड़ा सा ऊपर और किया जाएगा। जब 60% तक हम चलेंगे, थोड़ा लेवल ऊपर और करते हैं, तो वह आपका हो जाएगा SSC ग्रेजुएट लेवल। कोई भी इंस्पेक्टर लेवल की परीक्षा, असिस्टेंट की परीक्षा, जैसे इंस्पेक्टर लेवल में आपका दिल्ली पुलिस आ गया, CPF का इंस्पेक्टर लेवल आ गया, कोई भी इंस्पेक्टर लेवल का एग्जामिनेशन है, असिस्टेंट में आपका LIC असिस्टेंट है, किसी और ऑफिस असिस्टेंट की बात करेंगे, वो सभी आ जाएगा इसी लेवल में। अगर आप B.Ed एंट्रेंस टेस्ट की परीक्षा देते हो, उसका भी आपका इसी लेवल पर क्वेश्चन आ जाएगा, यहीं पर रहेगा। उसके अलावा मान लीजिए कि आप क्लैट की परीक्षा या होटल मैनेजमेंट की परीक्षा देते हैं, क्वेश्चन रहता है इंग्लिश मीडियम में, लेकिन लेवल जो क्वेश्चन का रहेगा वो इसी लेवल पर रहेगा, यहीं पर रहेगा आपका। तो आप क्लैट की परीक्षा देते हो या होटल मैनेजमेंट की परीक्षा देते हो, वो सब यहीं पर आपका इसी लेवल पर सारा चीज आ जाएगा। तो कोई भी असिस्टेंट लेवल का क्वेश्चन या कोई भी इंस्पेक्टर लेवल का क्वेश्चन, वो आपको यहां पर मिलेगा इस जगह पर। CPF इंस्पेक्टर हो, दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर हो, SSC ग्रेजुएट लेवल का भी यहीं पर आपको इसी लेवल पर मिलेगा। जब इससे थोड़ा सा ऊपर और बढ़ते हैं तो बैंक PO की बात करेंगे, रिजर्व बैंक में ग्रेड B ऑफिसर की बात करेंगे, LIC में AAO की बात करेंगे, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, CPF का असिस्टेंट कमांडेंट की बात करेंगे, CSAT यानी सिविल सर्विसेज का एप्टीट्यूड टेस्ट जो होगा, जो सेकंड पेपर रहता है उसमें प्रीलिम्स में, उसकी बात, या स्टेट सर्विस कमीशन, आपका बिहार का हो, झारखंड का हो, उत्तर प्रदेश का हो, उसके PCS में भी देखिएगा क्वेश्चन रीजनिंग का नजर आता है, तो आपका स्टेट PCS की बात करेंगे। उन सब का लेवल यहीं पर इसी लेवल पर है। अगर आप लेक्चरशिप की परीक्षा देते हैं, नेट की परीक्षा देते हैं, तो वो लेवल भी आप देखिएगा दोनों मिला हुआ रहता है। नेट वाले में कुछ क्वेश्चन उस लेवल का, कुछ क्वेश्चन इस लेवल का रहेगा, दोनों लेवल। और इससे ऊपर की बात जब करते हैं 80 से 100% की बात, आप लोगों के बैच में वो पोर्शन नहीं रहेगा। ये लेवल कैट और जैट की बात रहता है। जो लोग कैट या जैट के परीक्षार्थी हैं, उनके लिए वो लेवल ऊपर का आता है। यानी कोई भी एक चैप्टर अगर हम लें और क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते चले जाएं, तो जो हाईएस्ट लेवल एकदम होगा वो कैट और जैट की परीक्षा में दिखेगा। वहां तक आप लोगों को जाने की नहीं आवश्यकता। आप लोग भाई एकदम टू द पॉइंट, एकदम इस हिसाब से कि मुझे रिजल्ट लेकर आना है। हाँ, उसके लिए जितना वैरायटी क्वेश्चन का हो सकता है, आया है परीक्षा में, आ सकता है, संभावनाओं को भी ध्यान में रख करके। यहाँ इतने इतने तरह का क्वेश्चन दिख सकता है एग्जामिनेशन में, आया नहीं है लेकिन हो सकता है ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए,
उन संभावनाओं को ध्यान में रख करके चलेंगे। तो एकदम 0 से लेकर के हम लोग चलेंगे और आपके एक बैच में 80% तक चलेंगे। वही बैच कैट का बैच जब रहेगा तो उस केस में 100% तक चलते हैं, और वहां पर इंग्लिश मीडियम में सारा चीज इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन समझाने की बात ऐसे ही, क्वेश्चन केवल जो बतलाया जाएगा लिखाया जाएगा वह पूरी तरह से अंग्रेजी में रहता है, और उसमें भी यहां से यहां तक कॉमन है, सब कुछ कॉमन, केवल एक्स्ट्रा हर एक चैप्टर में जो विशेष रूप से कैट्स एक्ट में आता है उनमें एक्स्ट्रा पोर्शन रहता है जो यहां पर बतलाया जाएगा। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है नॉलेज, हमें जानकारी होनी चाहिए अच्छी, एकदम सही बेसिक से, इसे 0 पर से शुरू करेंगे, बेसिक से एकदम चलेंगे। ये पूरा पोर्शन कवर करने में आपको देखिए सिलेबस मिला होगा, उस सिलेबस में टॉपिक्स सब लिखा हुआ है। टॉपिक्स क्या है ना, टॉपिक क्या है, प्रोसेस है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड, कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। देखिए हर एक टॉपिक के सामने नंबर कुछ 2 3 3 5 4 5 ऐसे करके दिया हुआ है, और ऊपर में हेडिंग दिया हुआ है किस एग्जामिनेशन में कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी उस पर्टिकुलर टॉपिक से किस एग्जामिनेशन में लगभग कितना प्रश्न पूछा जाता है वो देखिए वहां मेंशन किया हुआ है। पिछले 3 4 5 वर्षों में जो परीक्षाएं हुई हैं उनके आधार पर वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस मेंशन है। हम लोग हर एक चैप्टर जितना लिस्ट में आपका दिया हुआ है, हर एक चैप्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस से पढ़ेंगे, सबको एकदम बराबर एक जैसा पढ़ेंगे, सबको डिटेल में सीखेंगे, सबको एक जैसा हर एक चैप्टर को, लेकिन सब अभ्यास भी सब वैसे ही करेंगे, लेकिन आप स्पेशली उन चैप्टर्स पर विशेष ध्यान दीजिएगा जिस ग्रुप के आप परीक्षार्थी हैं। जैसे आप एसएससी ग्रुप के अगर परीक्षार्थी हैं तो जो जो चैप्टर एसएससी के सामने देखिए मेंशन है उन चैप्टर्स पर आप ज्यादा अभ्यास कीजिए, आप भी पढ़िए सब एक जैसा, हर एक चैप्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस है। केवल जो एक्स्ट्रा एफर्ट होगा, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस होगा, वो आप उन चैप्टर्स पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा जो आपके परीक्षा के हिसाब से है। जो बैंक पीओ के परीक्षार्थी हैं देख लीजिए आपका चैप्टर कौन कौन चैप्टर आपके काम का है, जिनसे ज्यादा प्रश्न आपसे पूछा जाता है, आप उनको अभ्यास कुछ अधिक कीजिए। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट नॉलेज, जानकारी अच्छी होनी चाहिए। वर्बल सेक्शन हम लोग पहले पढ़ेंगे, फिर नॉन वर्बल सेक्शन पर आएंगे। जिस समय आपको क्लास में बतलाते हैं कोई भी चीज, हर एक व्यक्ति बड़ा ध्यान से सुनेगा। आप स्कूल कॉलेज लेवल पर जो पढ़ाई की और अभी जो पढ़ेंगे अंतर रहेगा। यह नहीं कि बोर्ड पर हमने कुछ लिखा छाप दिया सीधा, ये नहीं जरूरी है। प्रोसेस सीखना है, क्वेश्चन कैसे बनाया जाएगा। तो जिस समय आपको हम बतलाएंगे हर एक व्यक्ति ध्यान से सुनेगा, सीखेगा, समझेगा। सभी व्यक्ति को रिजल्ट लाना है, ये ध्यान रखिए। इंडिविजुअली हर एक आदमी ध्यान से सुनेगा, समझेगा, सीखेगा। उसी चीज को जब हम सेकंड टाइम बोलेंगे, देखिएगा हर एक चीज को 2 बार बोलेंगे, जब सेकंड टाइम कहेंगे तब आप नोट डाउन करेंगे। या बतलाने के समय बहुत ध्यान से सुनना है, हम आपको खुद कहेंगे कि हाँ अब आप नोट डाउन कर लो। बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ भी है तो कहेंगे कि अब नोट डाउन कर लो, तब नोट डाउन करें। यह नहीं कि बोर्ड पर कुछ लिखा छाप दें। कॉपी में लिखने से अधिक इंपॉर्टेंट है यहां समझ में आ जाए। क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको खुद सॉल्व करना है, वहां पर कोई दूसरा व्यक्ति ना हम रहेंगे ना आपकी कॉपी, खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया जाए, आप खुद सॉल्व करने की स्थिति में रहें। अपने आप को इस तरह से बना लें कि क्वेश्चन उस चैप्टर से कुछ भी पूछा जाए, कितना भी ट्विस्ट किया जाए, हम सॉल्व कर सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस जहां आ जाएगा रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट क्या, कॉन्फिडेंस की बात है। कॉन्फिडेंस आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। और कॉन्फिडेंस आएगा नॉलेज से, जानकारी रहे तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। पूरा जो पोर्शन आपका है ना, सिलेबस जो दिए हैं आपको, पूरा पोर्शन पढ़ने में मिनिमम एटलीस्ट 120 आवर्स एंड एट मोस्ट 130 आवर्स, 130 घंटे का वक्त लगेगा अधिक से अधिक। क्लासेस मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 5 दिन। आपका बैच 1 घंटे का, जिसमें टाइम जो एग्जैक्ट 7:30 में आप आ जाएंगे अगले दिन से जब भी होगा। जिससे 1 आवर हम लोग है तो 50 मिनट्स 55 मिनट्स हम लोग
यूटिलाइज करें। 5 दिन अगर हम लोग पढ़ते हैं तो मान लो 5 घंटा लेते हैं एक सप्ताह में। एक महीना में अगर 4 सप्ताह यूज करते हैं तो 20 दिन, तो 20 घंटा हो गया आपका। 4 सप्ताह से 1-2 दिन एक्स्ट्रा भी रहता है हमेशा, इसलिए चलो 20 ही दिन लेकर चलेंगे। 130 आवर्स की बात करेंगे तो 6.5 महीने के आसपास लग जाएगा। बीच में कुछ छुट्टियां भी होंगी तो वो लेकर के 7 महीना पहुंच जाएगा आपके बैच में। जो बैचेस 1.5 घंटे का रहता है वो लोग उस हिसाब से चलते हैं तो उन लोग को 4.5 से 5 महीना, 5 महीना में समाप्त हो जाता है। लेकिन आपके बैच में चूंकि 1 आवर का बैच है, ये बीच बीच में एक्स्ट्रा क्लासेस सैटरडे को होगा, संडे कभी क्लास नहीं होगा। सैटरडे भी रेगुलर रूटीन में नहीं रहता है, सैटरडे जरूरत पड़ने पर बुला लेते हैं, यहाँ शनिवार क्लास ले लें। कारण है कि कभी अगर बीच में छुट्टियां कुछ हो जाएं अधिक किसी कारण से तो कंपनसेट किया जाएगा कि सैटरडे लेकर के वो क्लासेस को, कि आपका टाइम बर्बाद नहीं हो। जितना महीना कहा गया इतने महीने में समाप्त होना है, इतने महीने में समाप्त हो जाए बैच, जिससे आप अपना प्लानिंग उसी हिसाब से कर लें कि हम कौन सी परीक्षा दें तो जिसमें मेरा रिजल्ट आना शुरू हो जाए। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट नॉलेज। हम लोग साथ साथ पढ़ाई करेंगे, जानकारी हासिल करेंगे, हर एक चैप्टर को डिटेल में चलेंगे, एकदम बेसिक। जितने वैरायटी में क्वेश्चन पूछा गया है ध्यान देंगे, पूछा जा सकता है, संभावनाओं को भी ध्यान में रखेंगे। सेकंड रिक्वायरमेंट है प्रैक्टिस। सेकंड रिक्वायरमेंट है प्रैक्टिस। जानकारी हो गई, तरीका सीख लिए, अब सीधे एग्जामिनेशन हॉल में बनाएंगे, थोड़ा मुश्किल होगा। बचपन से आप देखते आ रहे थे सचिन तेंदुलकर की बैटिंग, मालूम है बैटिंग कैसे किया जाता है। आपको बल्ला थमा देते हैं, जाओ बैटिंग करो, तुरंत कहिएगा कि थोड़ा प्रैक्टिस करने दीजिए ना, थोड़ा अभ्यास में आ जाएंगे ना, बॉल के टच में आ जाएंगे, उतना रन तो नहीं बनाएंगे, कुछ बना देंगे। यानी सेकंड रिक्वायरमेंट प्रैक्टिस है। केवल थ्योरेटिकल नॉलेज हो जाने से वहां पर 2 घंटे में एप्लीकेशन थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए थोड़ा अभ्यास चाहिए। कुछ अभ्यास हम लोग क्लास में करेंगे। जब हम आपको वैरायटी बतलाएंगे, जैसे एक चैप्टर मान लो हम शुरू किए, वो चैप्टर समाप्त होने में 3 दिन लगा, उस चैप्टर में 10 वैरायटी में क्वेश्चन आता है, तो जब एक वैरायटी आपको बतलाएंगे तो हम एक क्वेश्चन हम बनाएंगे, देखिए ये वैरायटी का क्वेश्चन है, इसको ऐसे बनाया जाता है, कि आप भी जैसे ही पढ़िएगा पहचान जाइएगा, अच्छा ये वैरायटी, इसका ये मेथड है सॉल्व करने का। एक हम बनाएंगे शुरू में, जिससे आप सीखेंगे, फिर दूसरा क्वेश्चन आपको देंगे, आप बनाओ, साथ साथ हम भी देखेंगे, यानी कहां पर आप चूकते हैं वो उसको सुधार लीजिए। अगर व्यक्ति अपनी गलती सुधार ले, अब जो काम करेगा वो सही काम करेगा, सही होने लगेगा प्रश्न। तो कुछ क्वेश्चंस तो हम लोग क्लास में ही प्रैक्टिस करते हैं, साथ साथ जिससे पता चल जाता है कि हाँ हम लोग अब बना सकते हैं, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ेगा। फिर अगर आप क्लास में ही अटेंटिव रहते हैं, टोटली एकदम फिजिकली एंड मेंटली यहीं प्रेजेंट रहते हैं, तो वही सफिशिएंट है आपके रिजल्ट लाने के लिए। आज के डेट में एग्जॉस्टिव स्टडी नहीं चाहिए, 24 घंटा में 18 घंटा 16 घंटा वाली बात नहीं चाहिए, खास करके इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। अलर्टनेस चाहिए ज्यादा, और इफेक्टिव रीडिंग चाहिए, काम का चीज पढ़िए। इसलिए हमने कहा कि अगर आप क्लास में अटेंटिव रहते हैं ना, और उसके बाद थोड़ा बहुत और बतलाएंगे, वो थोड़ा अभ्यास कर लो, रिजल्ट लाने के लिए सफिशिएंट। इसलिए कहा कि साथ साथ दौड़ना है। जब क्लास में भी रहेंगे तो ये नहीं कि फिजिकली यहां प्रेजेंट है मेंटली कहीं और, तब कोई विशेष फायदा नहीं होगा, समय बीतेगा सिर्फ आपका भी, और पेरेंट गार्जियन का भी विश्वास जो है वो थोड़ा कमजोर हो जाएगा। इसलिए क्लास में जब रहेंगे पूरी तरह से अटेंटिव रहेंगे और यहीं प्रेजेंट रहेंगे, फिजिकली एंड मेंटली बोथ। सोशल एक्टिविटीज थोड़ा कम रखेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त प्रैक्टिस के लिए, जैसे आप यहां सीख गए तरीका, अब एग्जामिनेशन का क्वेश्चन हम बना पाएंगे कि नहीं नेक्स्ट एग्जामिनेशन में, तो उसके लिए क्या कीजिए, कुछ नहीं, पिछले 3-4 वर्षों में जो परीक्षा हुई है, जो भी आप एग्जामिनेशन दिए हैं, उसका प्रीवियस क्वेश्चन ले लीजिए, उसका प्रीवियस क्वेश्चन ले लीजिए और उन्हें बना लीजिए।
मान लो 2019 में आपको एग्जामिनेशन देना है, आप 2018 का उसी एग्जामिनेशन का क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो अगर आप 2018 में दिए होते आप सब सॉल्व कर लिए होते। ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो 2019 में जब जाएंगे एग्जाम देने तो मैक्सिमम क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। बहुत पीछे का नहीं, 2 से 3 साल, 3 साल 4 साल उससे पीछे नहीं जाना है, क्योंकि 3 से 4 साल पर पैटर्न चेंज हो जाता है। अगर आपको बैंक पीओ की परीक्षा देनी है और 2006-7 का क्वेश्चन आप बना कर जाइएगा, एग्जाम में एक भी नहीं आएगा, वैसा कोई फायदा नहीं। 2019 में परीक्षा देनी हो तो 18, 17, 16, 15 ये 4 साल, उससे पीछे नहीं जाना है। तो थोड़ा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए आप प्रीवियस क्वेश्चंस लीजिए। क्वेश्चन बैंक अवेलेबल रहता है मार्केट में, जो भी एग्जामिनेशन देंगे आप, एसएससी देंगे एसएससी का क्वेश्चन बैंक है, बैंक पीओ देंगे बैंक पीओ का क्वेश्चन बैंक है। तो आप प्रीवियस क्वेश्चंस ले लीजिए और 3 to 4 इयर्स, और उन्हीं से अभ्यास करके चलेंगे आप। ये चीज ध्यान रखिएगा, उन्हीं से अभ्यास करते हुए आपको चलना है। अगर आप क्वेश्चन बनाते हैं और कुछ क्वेश्चन नहीं बन पाता हो तो बाद में आकर के आप मुझसे पूछ लीजिए, मैं अवेलेबल रहता हूं, उस समय आप क्लास के बाद आकर पूछ लीजिए। आप लोग जो लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं उन लोगों के लिए, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाता है तो आपको एक दिन देंगे सप्ताह में, सैटरडे, उस दिन आपको जितना क्वेश्चन जो पढ़ चुके हैं चैप्टर, उनसे जो क्वेश्चन पूछना होगा वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आपके कुछ मित्र ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं दूसरे जगह भी, इसलिए बीच बीच में बाकी इंफॉर्मेशन आपके लिए, 1-2 इंफॉर्मेशन उनके लिए बीच में एक्स्ट्रा रहेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस 3 to 4 इयर्स प्रीवियस क्वेश्चंस, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। अगर एक नए नए बल्लेबाज का चयन होता है भारतीय टीम में, उसे मालूम है कि मुझे इस कंट्री के अगेंस्ट मैच खेलना है और उस कंट्री में ये सब बॉलर है, तो उसके पास टेक्निक बहुत है, खेल लेगा, लेकिन उसके लिए ना एक स्ट्रैटेजी, एक रणनीति होनी चाहिए उसकी। वो क्या करे कि उन बॉलर्स का पिछले 3-4 वर्षों में किस तरह का परफॉर्मेंस रहा, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग देख ले, उस बॉलर का वेरिएशंस पता चल जाएगा कि उसके पास कितने तरह का बॉल फेंकने का तरीका है। बाउंसर फेंकता है तो नेक्स्ट बॉल क्या करेगा, यॉर्कर फेंकेगा तो अगला बॉल क्या फेंकेगा, उसका 3-4 साल का अगर देख लिया जाए तो उसका सारा वेरिएशंस मालूम हो जाएगा। अब बोलिए, जब वेरिएशंस मालूम हो जाए तो अब उसके अगेंस्ट बैटिंग करना बड़ा आसान हो जाएगा। सचिन तेंदुलकर को कभी भी आपने नहीं देखा होगा नेट्स में 10-10 घंटा 12-12 घंटा प्रैक्टिस करते, 2 से 3 घंटा गए बॉल के टच में रहे, बाकी अपना मशीन से बॉल थ्रो करवा करके अपने हिसाब से बैटिंग किया, और बाकी समय यही स्ट्रेटजी में लगाया, किस बॉलर को खेलना है मुझे तो उस बॉलर के लिए किस तरह से हम बैटिंग करेंगे, और उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका यही है प्रीवियस क्वेश्चन। आपको अगर बैंक पीओ की परीक्षा देनी है, मान लीजिए विशेष रूप से स्टेट बैंक वाला एग्जाम देना है, तो हम स्टेट बैंक का 4 साल का क्वेश्चन उठाकर बना लें तो लेवल वैसा ही रहेगा, उसी लेवल का क्वेश्चन रहेगा तो एग्जामिनेशन में सॉल्व हो जाएगा आसानी से, पहले से अभ्यास किए रहेंगे तब। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज नॉलेज, सेकंड रिक्वायरमेंट इज प्रैक्टिस, एंड थर्ड रिक्वायरमेंट इज स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी यानी रणनीति, ये बड़े काम का है। एग्जामिनेशन हॉल की स्ट्रेटजी वो बहुत काम का है, वो एकदम स्ट्रांग रहना चाहिए। हम वो 2 घंटे का समय 1-1 मिनट यूज करेंगे, उस तरह से रहना चाहिए, स्ट्रेटजी वैसी होनी चाहिए। स्ट्रेटजी दुरुस्त रहता है, थोड़ा नॉलेज प्रैक्टिस थोड़ा कम भी रहता है तो रिजल्ट आ जाता है। आप देखते होंगे आपका 20T20 या वनडे मैच में बहुत सारा बैट्समैन अपने स्ट्रेटजी के कारण सक्सेसफुल रहता है, टेक्निक उतना नहीं रहता लेकिन स्ट्रेटजी बड़ी अच्छी रहती है।
आपका मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन के रूप में कैप्टन कूल। स्ट्रेटजी बड़ी अच्छी रहती है, एकदम कैलकुलेटेड रहता है कि किस ओवर में कितना रन मारेंगे कि हम मैच इस ओवर में जीत जाएं। कैलकुलेटेड रहता है कौन बॉलर कब आएगा बॉलिंग करने, उसी हिसाब से हम हिट करेंगे, वो उसकी स्ट्रेटजी है। तो आप भी अपना वैसे ही बनाकर रखेंगे। ऐसा नहीं कि हर एक आदमी का हर एक चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट, एकदम इक्वली स्ट्रांग होता है। अगर एक दो चैप्टर बहुत स्ट्रांग नहीं है तो हम वहां पर एग्जामिनेशन हॉल में उसमें रिसर्च नहीं करेंगे, हम एक क्वेश्चन स्किप कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं कि 200 क्वेश्चन में 200 नंबर आएगा तभी रिजल्ट होगा, मैक्सिमम नंबर लाना है मुझे। अब एक क्वेश्चन सही करने के चक्कर में 5 क्वेश्चन गया, समय निकल गया 5 का, क्या फायदा उसे एक क्वेश्चन में। अगर मालूम है कि आज ये बॉलर का लाइन लेंथ बहुत अच्छा जा रहा है तो क्यों उसमें 6 रन मारने का उतना रिस्क लें। इसी तरह से सिंगल डबल लेकर के उसका ओवर खेल लें 4 ओवर, बाकी 16 ओवर में हिट करेंगे। तो वो स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी आपको भी वहां एग्जामिनेशन हॉल में। तो एग्जामिनेशन हॉल की स्ट्रेटजी बहुत काम क्या, वो बीच में पढ़ने के दौरान बीच बीच कुछ कुछ बतलाते चलेंगे आपको कैसे करना है कि हमें रिजल्ट लेकर के आना है। पहले ही मैंने कहा कि मैं रास्ता बतलाऊंगा, दौड़ना आपका काम होगा उसमें। जब एक चैप्टर आप पढ़ेंगे जिसमें मैं बतलाऊंगा, बहुत ध्यान से सुनेगा सब लोग, उस चैप्टर से रिलेटेड जितना वैरायटी है सब एक दूसरे से लिंक रहेगा। इसलिए अगर पहला चीज नहीं समझ में आ रहा है दूसरे में हो सकता है परेशानी हो जाए। इसलिए अगर किन्हीं को समझ में नहीं आए संकोच नहीं, सेकंड टाइम जब बोलेंगे ध्यान से सुनिए, उस चीज को समझने का कोशिश कीजिए। फिर परेशानी है पूछ लीजिए बाद में। पढ़ने लिखने में कोई संकोच नहीं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। जिस समय तरीका बतलाएंगे सॉल्व करने का, जरूरत पड़ने पर शॉर्टकट भी बतलाएंगे कि देखो इस क्वेश्चन को ऐसे बनाओ जल्दी बनेगा। लेकिन बहुत बार यह भी कह देंगे कि यहां शॉर्टकट मत लेना, क्योंकि शॉर्टकट एक ऐसा चीज है ना, जो सही एप्लीकेशन होता है तो वास्तव में शॉर्टकट होता है, बहुत जल्दी बना देता है क्वेश्चन। लेकिन अगर उसका एप्लीकेशन गलत हो जाए तो ये शब्द उछल करके आगे लग जाता है और नंबर आपका कट शॉर्ट कर देता है। इसलिए एप्लीकेशन सही चाहिए, सही एप्लीकेशन शॉर्टकट ट्रिक हो गया, तुरंत बन गया। एप्लीकेशन गलत हो गया, नंबर कट शॉर्ट हो गया। इसलिए बहुत जगह बहुत सारे वैरायटी में मिलेगा कि यहां बेसिक से चलो, यहां शॉर्टकट मत चल रहा। जहां जहां शॉर्टकट होगा बता देंगे, यहां ऐसे बनाइए जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। कुछ लिखना हो लिख लीजिए, कुछ लिखने का मन है तो लिख लीजिए। रीजनिंग आपका एक प्रोसेस है, सॉल्व करने का मेथड है। भाषा पर आधारित होगा तो वर्बल है, क्षेत्र पर आधारित है तो नॉन वर्बल है। ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में रिजल्ट के लिए 3 चीज चाहिए। नॉलेज, जो हम लोग पढ़ाई करेंगे साथ साथ, अभ्यास जो क्लास में थोड़ा करेंगे, थोड़ा आपको खुद करना है, और उस अभ्यास के लिए प्रीवियस क्वेश्चंस लीजिएगा। आया हुआ क्वेश्चन बैंक हर एक एग्जामिनेशन का अवेलेबल रहता है। आप जो परीक्षार्थी जिस ग्रुप के हैं उसका क्वेश्चन बैंक लेकर बनाइएगा। और स्ट्रेटजी बड़ी सही रहनी चाहिए, चाहे वो पढ़ाई की हो या एग्जामिनेशन हॉल की हो।